नमस्कार दोस्तों। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मूवीज देखना पसंद नहीं। एक बार सोचिएगा कि मूवीज हमें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं। उनमें ऐसा क्या होता है जो हमें खींच लेता है? कहानी, हीरो हीरोइंस, एक्टर्स, सेट्स, या फिर ये बात कि 2 या 3 घंटे के लिए हमारे सामने एक काल्पनिक संसार बिल्कुल सजीव कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि शायद यही बात सबसे ज़्यादा अपील करती है कि उन लोगों को, उन कैरेक्टर्स को जिन्हें हम रियल लाइफ में नहीं जानते, उन्हें भी रुपहले पर्दे पर देखते हुए हम उन्हें सजीव मान बैठते हैं, असली मान बैठते हैं। यही एक फिल्म की सफलता होती है। इसे कहा जाता है सिनेमैटोग्राफी, छायांकन। छायांकन जो नहीं है, उसे ही पर्दे पर जिंदा कर देने का नाम है। अब ऐसा अक्सर होता रहा है कि जो उपन्यास बहुत अच्छे लगते हैं या कहानियाँ बहुत फेमस हो जाती हैं, उन पर मूवीज़ बना दी जाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हों या मुंशी प्रेमचंद हों, उनकी कई कहानियों और उनके नॉवेल्स वगैरह पर फिल्में बनी हैं। इंग्लिश मूवीज़ में भी ऐसा ही है, बल्कि हॉलीवुड में तो ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ तो कई कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें लाइव स्टोरीज को ही मूवीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब जब हम कहानी लेखन के गुर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर चाहूँगी कि आप कहानी को सिर्फ और सिर्फ पन्ने पर लिमिटेड मत रखिए। वो सिर्फ और सिर्फ कलमबद्ध होकर रह जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि कहानी किसी नाटक या किसी मूवी के तौर पर रुपहले पर्दे पर खिल भी सकती है। ऐसी कहानी कैसे लिखें जिसमें छायांकित हो जाने की कैपेबिलिटी हो? जी, इसके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें उस कहानी में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। एक अच्छी स्क्रिप्ट उसी कहानी पर लिखी जा सकती है जिसमें ऑलरेडी सेटिंग है, बैकड्रॉप है और रोल प्ले की संभावना है। आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहानियों को मूवीज में कन्वर्ट करने के लिए कहानी के अंदर ही कौन सा तत्व विद्यमान होना चाहिए। आज की कहानी है मोहन राकेश की अपरिचित। कहानी पढ़ूंगी, आप भी सुनिए और उसके साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ मोहन राकेश ने कैसे दो रोल्स को डिफाइन किया है। यहाँ मैं बार बार रोल्स कह रही हूँ, कैरेक्टर्स नहीं कह रही, किरदार नहीं कह रही, भूमिका कह रही हूँ, क्योंकि जब आप एक मूवी बनाते हैं तो एक रोल क्रिएट करना पड़ता है। रोल का मतलब होता है एक किरदार, उसके आसपास का वातावरण और उसके अंदर के इमोशंस और उसके साथ होने वाली घटनाएं। ये पूरी चीजें भूमिका के अंदर कवर हो जाती हैं और मोहन राकेश इस काम में बहुत माहिर है। आपने उनके नाटक आषाढ़ का एक दिन सुना होगा, आधे अधूरे भी बहुत फेमस है। आषाढ़ का एक दिन पर मूवी बन चुकी है, पर उनकी बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो सचमुच अगर आप पर्दे पर देख लें तो सच्ची जान पड़े। आज की कहानी अपरिचित उन्हीं में से एक है। कहानी पढ़ने वाली हूँ, लेकिन आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें कैसे मोहन राकेश ने सेटिंग क्रिएट की है, बैकड्रॉप दिया है, डाइवर्स एलिमेंट्स लेकर आए हैं और उसके साथ साथ रोल प्ले को बहुत ही कुशलता से डिफाइन किया है। तो आइए, मैं मौजूद हूं आपके सामने, अनुपमा सरकार आज की कहानी लेकर, मोहन राकेश की अपरिचित। कहानी सुनते हैं और फिर उस पर ढेर सारी बातें करेंगे। कोहरे की वजह से खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ गए थे। गाड़ी 40 की रफ्तार से सुनसान अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। खिड़की से सिर सटाकर भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी पेड़ की हल्की गहरी रेखा ही गुजरती नजर आ जाती तो कुछ देख लेने का संतोष होता। मन को उलझाए रखने के लिए इतना ही काफी था। आंखों में जरा नींद नहीं थी। गाड़ी को जाने कितनी देर बाद कहीं जाकर रुकना था।
जब और कुछ दिखाई ना देता तो अपना प्रतिबिंब तो कम से कम देखा ही जा सकता था। अपने प्रतिबिंब के अलावा भी और कई प्रतिबिंब थे। ऊपर की बर्थ पर सोए व्यक्ति का प्रतिबिंब अजब बेबसी के साथ हिल रहा था। सामने की बर्थ पर बैठी स्त्री का प्रतिबिंब बहुत उदास था। उसकी भारी पलकें पल भर के लिए ऊपर उठती, फिर झुक जाती। आकृतियों के अलावा कई बार नई नई आवाजें ध्यान बटा देती, जिनसे पता चलता कि गाड़ी पुल पर से जा रही है या मकानों की कतार के पास से गुजर रही है। बीच में सहसा इंजन की चीख सुनाई दे जाती, जिससे अंधेरा और एकांत और गहरे महसूस होने लगते। मैंने घड़ी में वक्त देखा। 11:15 बजे थे। सामने बैठी स्त्री की आंखें बहुत सुनसान थीं। बीच बीच में उनमें एक लहर सी उठती और विलीन हो जाती। वह जैसे आंखों से देख नहीं रही थी, सोच रही थी। उसकी बच्ची, जिसे फर के कंबलों में लपेटकर सुलाया गया था, जरा जरा गुनगुनाने लगी। उसकी गुलाबी टोपी सिर से उतर गई थी। उसने दो एक बार पैर पटके अपनी बंधी हुई मुट्ठियां ऊपर उठाईं और रोने लगी। स्त्री की सुनसान आंखें सहसा उमड़ आईं। उसने बच्ची के सिर पर टोपी ठीक कर दी और उसे कंबलों समेत उठाकर छाती से लगा लिया। मगर इससे बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ। उसने उसे और हिलाकर दुलार कर चुप कराना चाहा, मगर वह फिर भी रोती रही। इस पर उसने कंबल थोड़ा हटाकर बच्ची के मुंह में दूध दे दिया और उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लिया। मैं फिर खिड़की से सिर सटाकर बाहर देखने लगा। दूर बत्तियों की एक कतार नजर आ रही थी। शायद कोई आबादी थी या सिर्फ सड़क ही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और इंजन बहुत पास होने से कोहरे के साथ धुआं भी खिड़की के शीशों पर जमता जा रहा था। आबादी या सड़क, जो भी वह थी, अब धीरे धीरे पीछे जा रही थी। शीशे में दिखाई देते प्रतिबिंब पहले से गहरे हो गए थे। स्त्री की आंखें मुंद गई थीं और ऊपर लेटे व्यक्ति की बाहें जोर जोर से हिल रही थीं। शीशे पर मेरी सांस के फैलने से प्रतिबिंब और धुंधले हो गए थे, यहाँ तक कि धीरे धीरे सब प्रतिबिंब अदृश्य हो गए। मैंने तब जेब से रुमाल निकालकर शीशे को अच्छी तरह पोंछ दिया। स्त्री ने आंखें खोल ली थीं और एकटक सामने देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी रेखा फैली थी, जो ठीक मुस्कुराहट नहीं थी। मुस्कुराहट से बहुत कम व्यक्त उस रेखा में कहीं गंभीरता भी थी और अवसाद भी, जैसे वह अनायास उभर आई किसी स्मृति की रेखा थी। उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न पड़ गई थी। बच्ची जल्द ही दूध से हट गई। उसने सिर उठाकर अपना बिना दांत का मुंह खोल दिया और किलकारी भरती हुई मां की छाती पर मुट्ठियों से चोट करने लगी। दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी तेज रफ्तार में पास से गुजरी तो वह जरा सहम गई, मगर गाड़ी के निकलते ही और भी मुंह खोलकर किलकारी भरने लगी। बच्ची का चेहरा कतराया हुआ था और उसकी टोपी के नीचे से भूरे रंग के हल्के हल्के बाल नजर आ रहे थे। उसकी नाक जरा छोटी थी, पर आंखें मां की ही तरह गहरी और फैली हुई थीं। मां के गाल और कपड़े नोचकर उसकी आंखें मेरी तरफ घूम गईं और वह बाहें हवा में पटकती हुई मुझे अपनी किलकारियों का निशाना बनाने लगी। स्त्री की पलकें उठीं और उसकी उदास आंखें क्षण भर मेरी आंखों से मिली रहीं। मुझे उस क्षण भर के लिए लगा कि मैं एक ऐसे क्षितिज को देख रहा हूं, जिसमें गहरी सांझ के सभी हल्के गहरे रंग झिलमिला रहे हैं और जिसका दृश्यपट क्षण के हर 100वें हिस्से में बदलता जा रहा है। बच्ची मेरी तरफ देखकर बहुत हाथ पटक रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, आ बेटे, आ। मेरे हाथ पास आ जाने से बच्ची के हाथों का हिलना बंद हो गया और उसके होंठ रुआं से हो गए। स्त्री ने बच्ची को अपने होठों से छुआ और कहा, जा बिट्टू, जाएगी उनके पास। लेकिन बिट्टू के होंठ और रुआं से हो गए और वह मां के साथ सट गई। गैर आदमी से डरती है, मैंने मुस्कुराकर कहा और हाथ हटा लिए।
स्त्री के होंठ भिज गए और माथे की खाल में थोड़ा खिंचाव आ गया। उसकी आंखें जैसे अतीत में चली गईं। फिर सहसा वहां से लौट आई और वह बोली, नहीं, डरती नहीं, इसे दरअसल आदत नहीं है। ये आज तक या तो मेरे हाथों में रही है या नौकरानी के। और वह उसके सिर पर झुक गई। बच्ची उसके साथ सटकर आंखें झपकाने लगी। महिला उसे हिलाती हुई थपकियां देने लगी। बच्ची ने आंखें मूंद लीं। महिला उसकी तरफ देखती हुई जैसे चूमने के लिए होंठ बढ़ाए उसे थपकियां देती रही। फिर एकाएक उसने उसे झुककर चूम लिया। बहुत अच्छी है हमारी बिट्टू, झट से सो जाती है। यह उसने जैसे अपने से कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदास सा उत्साह भर रहा था। कितनी बड़ी है ये बच्ची? मैंने पूछा। 10 दिन बाद पूरे 4 महीने की हो जाएगी, वह बोली। पर देखने में अभी उससे छोटी लगती है, नहीं? मैंने आंखों से उसकी बात का समर्थन किया। उसके चेहरे में एक अपनी ही सहजता थी, विश्वास और सादगी की। मैंने सोई हुई बच्ची के गाल को जरा सा सहला दिया। स्त्री का चेहरा और भावपूर्ण हो गया। लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है, वह बोली। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी आंखें उसके चेहरे से हट गईं। बिजली की बत्ती के पास एक कीड़ा उड़ रहा था। मेरे, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अभी तो कोई नहीं है, मगर मतलब ब्याह हुआ है, अभी बच्चे अच्छे नहीं हुए, वह मुस्कुराई। आप मर्द लोग तो बच्चों से बचे ही रहना चाहते हैं ना? मैंने होठ सिकोड़ लिए और कहा, नहीं, यह बात नहीं। हमारे ये तो बच्ची को छूते भी नहीं, वह बोली। कभी 2 मिनट के लिए भी उठाना पड़ जाए तो झल्लाने लगते हैं। अब तो खैर वे इस मुसीबत से छूटकर बाहर ही चले गए हैं। और सहसा उसकी आंखें छलछला आईं। रुलाई की वजह से उसके होंठ बिल्कुल उस बच्ची जैसे हो गए थे। फिर सहसा उसके होठों पर मुस्कुराहट लौट आई, जैसा अक्सर सोए हुए बच्चों के साथ होता है। उसने आंखें झपक कर अपने को सहज कर लिया और बोली, वे डॉक्टरेट करने के लिए इंग्लैंड गए हैं। मैं उन्हें मुंबई में जहाज पर चढ़ा कर आ रही हूँ। वैसे 6-8 महीने की बात है, फिर मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। फिर उसने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे उसे शिकायत हो कि मैंने उसकी इतनी व्यक्तिगत बात उससे क्यों जान ली। आप बाद में अकेली जाएंगी? मैंने पूछा। इससे तो आप अभी साथ चली जाती। उसके होंठ सिकुड़ गए और आंखें फिर अंतर्मुख हो गईं। वह कई पल अपने में डूबी रही और उसी भाव से बोली, साथ तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि अकेले उनके जाने की भी सुविधा नहीं थी। लेकिन उनको मैंने किसी तरह भेज दिया है। चाहती थी कि उनकी कोई तो चाह मुझसे पूरी हो जाए। दिशी की बाहर जाने की बहुत इच्छा थी। अब 6-8 महीने मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा बचाऊंगी और थोड़ा बहुत कहीं से उधार लेकर अपने जाने का इंतजाम करूंगी। उसने सोच में डूबती उतराती अपनी आंखों को सहसा सचेत कर लिया और फिर कुछ क्षण शिकायत की नजर मुझे देखती रही। फिर बोली, अभी बिट्टू भी बहुत छोटी है ना, 6-8 महीने में यह बड़ी हो जाएगी और मैं भी तब तक थोड़ा और पढ़ लूंगी। दिशी की बहुत इच्छा है कि मैं एमए कर लूं, मगर मैं ऐसी जड़ और नाकारा हूं कि उनकी कोई भी चाह पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए इस बार उन्हें भेजने के लिए मैंने अपने सब गहने बेच दिए हैं। अब मेरे पास बस मेरी बिट्टू है और कुछ नहीं। और वह बच्ची के सिर पर हाथ फेरती हुई भरी भरी नजर से उसे देखती रही। बाहर वही सुनसान अंधेरा था, वही लगातार सुनाई देती इंजन की फक फक। शीशे से आंख गड़ा लेने पर भी दूर तक वीरानगी ही वीरानगी नजर आती थी। मगर उस स्त्री की आंखों में जैसे दुनिया भर की वत्सलता सिमट आई थी।
वह फिर कई क्षण अपने में डूबी रही। फिर उसने एक सांस ली और बच्ची को अच्छी तरह कंबलों में लिपेटकर सीट पर लिटा दिया। ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ आदमी खर्राटे भर रहा था। एक बार करवट बदलते हुए वह नीचे गिरने को हुआ, पर सहसा हड़बड़ाकर संभल गया। फिर कुछ ही देर में वह और जोर से खर्राटे भरने लगा। लोगों को जाने सफर में कैसे इतनी गहरी नींद आ जाती है, वह स्त्री बोली। मुझे तो 2 रातें सफर करना हो तो भी मैं एक पल नहीं सो पाती। अपनी अपनी आदत होती है। हाँ, आदत की ही बात है, मैंने कहा। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होकर जीते हैं और कुछ होते हैं कि बगैर चिंता के जी ही नहीं सकते। और वह हंस दी। उसी उसकी हंसी का स्वर भी बच्चों जैसा ही था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और चमकीले थे। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। मेरी बहुत खराब आदत है, वह बोली। मैं बात बेबात की सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुलकर हंसना, बात करना चाहिए, मगर इनके सामने मैं ऐसी गुमसुम हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। वैसे और लोगों से भी मैं ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इनके सामने तो चुप्पी ऐसी छा जाती है जैसे मुंह में जबान हो ही नहीं। अब देखिए ना, इस वक्त कैसे लतर लतर बात कर रही हूँ। और वह मुस्कुराई। उसके चेहरे पर हल्की सी संकोच की रेखा आ गई। रास्ता काटने के लिए बात करना जरूरी हो जाता है, मैंने कहा, खास तौर से जब नींद ना आ रही हो। उसकी आंखें पल भर फैली रहीं। फिर वे गर्दन जरा झुकाकर बोली, ये कहते हैं कि जिसके मुंह में जुबान ही ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे काटी जा सकती है। ऐसे इंसान में और एक पालतू जानवर में क्या फर्क है। मैं हजार चाहती हूँ कि इन्हें खुश दिखाई दूं और इनके सामने कोई ना कोई बात करती रहूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। इन्हें फिर गुस्सा आ जाता है और मैं रो देती हूँ। इन्हें मेरा रोना बहुत बुरा लगता है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछ लिया। मैं बहुत पागल हूँ, मैं फिर बोली। ये जितना मुझे टोकते हैं मैं उतना ही ज्यादा रोती हूँ। दरअसल ये मुझे समझ नहीं पाते। मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, फिर जाने क्यों मुझे ये बात करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर माथे को हाथ से दबाए हुए बोली, आप भी अपनी पत्नी से जबरदस्ती बात करने के लिए कहते हैं। मैंने पीछे टेक लगाकर कंधे सिकोड़ लिए और हाथ बगलों में दबाए बत्ती के पास उड़ते कीड़े को देखने लगा। फिर सिर को जरा सा झटक कर मैंने उसकी तरफ देखा। वह उत्सुक नजर से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे यह कहने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता। मैं बल्कि 5 साल से यह चाह रहा हूं कि वह जरा कम बात किया करे। मैं समझता हूं कि कई बार इंसान चुप रहकर ज्यादा बात कह सकता है। जबान से कही बात में वह रस नहीं होता जो आंख की चमक से या होठों के कंपन से या माथे की एक लकीर से कही हुई बात में होता है। मैं जब उसे यह समझाना चाहता हूँ तो वह मुझे विस्तार पूर्वक बता देती है कि ज्यादा बात करना इंसान की निश्चलता का प्रमाण है, और मैं इतने सालों में अपने प्रति उसकी भावना को समझ ही नहीं सका। वह दरअसल कॉलेज में लेक्चरर है और अपनी आदत की वजह से घर में भी लेक्चर देती रहती है। ओ, वह थोड़ी देर अपने हाथों में अपना मुंह छुपाए रही। फिर बोली, ऐसा क्यों होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे दीशी से यही शिकायत है कि वे मेरी बात ही नहीं समझ पाते। मैं कई बार उनके बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। कई बार उनके घुटनों पर सिर रखकर मुंदी आंखों से उनसे कितना कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं कि यह सब गुड़ियों का खेल है। उनकी पत्नी को जीता जागता इंसान होना चाहिए। और मैं इंसान बनने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं बन पाती, कभी नहीं बन पाती। इन्हें मेरी कोई आदत अच्छी नहीं लगती।
मेरा मन होता है कि चांदनी रात में खेतों में घूमूं या नदी में पैर डालकर घंटों बैठी रहूं। मगर ये कहते हैं कि ये सब आइडल मन की वृत्तियां हैं। इन्हें क्लब, संगीत सभाएं और डिनर पार्टियां अच्छी लगती हैं। मैं इनके साथ वहां जाती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे वहां जरा अपनापन महसूस नहीं होता। ये कहते हैं कि तू पिछले जन्म में मेंढकी थी, जो तुझे क्लब में बैठने की बजाय खेतों में मेंढकों की आवाजें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मैं इस जन्म में भी मेंढकी हूँ। मुझे बरसात में भीगना बहुत अच्छा लगता है और भीग कर मेरा मन कुछ ना कुछ गुनगुनाने को करने लगता है। हालांकि मुझे गाना नहीं आता। मुझे क्लब में सिगरेट के धुएं में घुटकर बैठे रहना नहीं अच्छा लगता। वहां मेरे प्राण गले को आने लगते हैं। उस थोड़े से समय में ही मुझे उसके चेहरे का उतार चढ़ाव काफी परिचित लगने लगा था। उसकी बात सुनते हुए मेरे मन पर हल्की उदासी छाने लगी थी। हालांकि मैं जानता था कि वह कोई भी बात मुझसे नहीं कह रही, वह अपने से बात करना चाहती है और मेरी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक बहाना है। मेरी उदासी भी उसके लिए ना होकर अपने लिए थी, क्योंकि बात उससे करते हुए भी मुख्य रूप से मैं सोच अपने विषय में रहा था। मैं 5 साल से मंजिल दर मंजिल विवाहित जीवन से गुजरता आ रहा था, रोज यही सोचते हुए कि शायद आने वाला कल जिंदगी के इस ढांचे को बदल देगा। सतह पर हर चीज ठीक थी, कहीं कुछ गलत नहीं था, मगर सतह से नीचे जीवन कितनी कितनी उलझनों और गांठों से भरा था। मैंने विवाह के पहले दिनों में ही जान लिया था कि नलिनी मुझसे विवाह करके सुखी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं उसकी कोई भी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सहायक नहीं हो सकता। वह एक भरा पूरा घर चाहती थी, जिसमें उसका शासन हो, और ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें उसे महत्व का दर्जा प्राप्त हो। वह अपने से स्वतंत्र अपने पति के मानसिक जीवन की कल्पना नहीं करती थी। उसे मेरी भटकने की वृत्ति, असाधारण का मोह, मानसिक विकृतियां लगती थीं, जिन्हें वह अपने अधिक स्वस्थ जीवन दर्शन से दूर करना चाहती थी। उसने इस विश्वास के साथ जीवन आरंभ किया था कि वह मेरी त्रुटियों की क्षतिपूर्ति करती हुई बहुत शीघ्र मुझे सामाजिक दृष्टि से सफल व्यक्ति बनने की दिशा में ले जाएगी। उसकी दृष्टि में यह मेरे संस्कारों का दोष था, जो मैं इतना अंतर्मुख रहता था और इधर उधर मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता था। वह इस परिस्थिति को सुधारना चाहती थी, पर कुछ परिस्थितियां सुधरने की जगह बिगड़ती गई थीं। वह जो कुछ चाहती थी वह मैं नहीं कर पाता था, और जो कुछ मैं चाहता था वह उससे नहीं होता था। इससे हम में अक्सर चकचक होने लगती थी और कई बार दीवारों से सिर टकराने की नौबत आ जाती थी। मगर यह सब हो चुकने पर नलिनी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती थी, और उसे फिर मुझसे यह शिकायत होती थी कि मैं दो दो दिन अपने को उन साधारण घटनाओं के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं कर पाता। मगर मैं दो दो दिन क्या, कभी उन घटनाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता था। रात को जब वह सो जाती थी तो घंटों तक ये मैं मुंह छिपाए कराहता रहता था। नलिनी आपसी झगड़े को उतना अस्वाभाविक नहीं समझती थी जितना मेरे रात भर जागने को, और उसके लिए मुझे नर्व टॉनिक लेने की सलाह दिया करती थी। विवाह के पहले 2 वर्ष इसी तरह बीते थे, और उसके बाद हम अलग अलग जगह काम करने लगे थे। हालांकि समस्या ज्यों की त्यों बनी थी, और जब भी हम इकट्ठे होते वही पुरानी जिंदगी लौट आती थी। फिर भी नलिनी का यह विश्वास कभी कम नहीं हुआ था कि कभी ना कभी मेरे सामाजिक संस्कारों का उदय अवश्य होगा, और तब हम साथ रहकर सुखी विवाहित जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप कुछ सोच रहे हैं? उस स्त्री ने अपनी बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने सहसा अपने को सहेजा और कहा, हाँ, मैं आप ही की बात को लेकर सोच रहा था। कुछ लोग होते हैं जिनसे दिखावटी शिष्टाचार आसानी से नहीं ओढ़ा जाता। आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हैं। मैं नहीं जानती, वह बोली, मगर इतना जानती हूँ कि मैं बहुत से परिचित लोगों के बीच अपने को अपरिचित, बेगाना और अनमेल अनुभव करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। मैं इतनी बड़ी होकर भी वह कुछ नहीं जान समझ पाई जो लोग छुटपन में ही सीख जाते हैं। दिशी का कहना है कि मैं सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल मिसफिट हूं। आप भी यही समझती हैं? मैंने पूछा।
कभी समझती हूँ, कभी नहीं भी समझती, वह बोली। एक खास तरह के समाज में मैं ज़रूर अपने को मिसफिट अनुभव करती हूँ, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्याह से पहले मैं दो एक बार कॉलेज की पार्टियों के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। वहां सब लोगों को मुझसे यही शिकायत होती थी कि मैं जहां बैठ जाती हूँ वहीं की हो सकती हूँ। मुझे पहाड़ी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उनके घर के लोगों से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थी। एक पहाड़ी परिवार की तो मुझे आज तक याद है। उस परिवार के बच्चे मुझसे इतना घुल मिल गए थे कि मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें छोड़कर उनके यहाँ से चल पाई थी। मैं कुल 2 घंटे उन लोगों के पास रही थी। 2 घंटे में मैंने उन्हें नहलाया धुलाया भी और उनके साथ खेलती भी रही। बहुत ही अच्छे बच्चे थे वे। हाय, उनके चेहरे इतने लाल थे कि क्या कहूँ। मैंने उनकी माँ से कहा कि वह अपने छोटे लड़के किश्नू को मेरे साथ भेज दे। वह हंसकर बोली कि तुम सभी को ले जाओ, यहाँ कौन इनके लिए मोती रखे हैं। यहाँ तो 2 साल में इनकी हड्डियां निकल आएंगी, वहां खा पीकर अच्छे से तो रहेंगे। मुझे उसकी बात सुनकर रुलाई आने को हुई। मैं अकेली होती तो शायद कई दिनों के लिए उन लोगों के पास रह जाती। ऐसे लोगों में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि कितनी अजीब हूं मैं। ये कहा करते हैं कि मुझे किसी अच्छे मनोविद से अपना विश्लेषण करवाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन मैं पागल होकर पहाड़ों पर भटकती फिरूंगी। यह तो अपनी अपनी बनावट की बात है, मैंने कहा। मुझे खुद आदिम संस्कारों के लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक एक जगह पर बनाकर नहीं रह सका और ना ही आशा है कि कभी रह सकूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की जो रात सबसे ज्यादा याद आती है वह रात मैंने पहाड़ी गुजरों की एक बस्ती में बिताई थी। उस रात उस बस्ती में एक ब्याह था, इसलिए सारी रात वे लोग शराब पीते और नाचते गाते रहे। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मुझे बताया गया कि वही गुजर 10-10 रुपए के लिए आदमी का खून भी कर देते हैं। आपको सचमुच इस तरह की जिंदगी अच्छी लगती है? उसने कुछ आश्चर्य और अविश्वास के साथ पूछा। आपको शायद खुशी हो रही है कि पागल होने की उम्मीदवार आप अकेली ही नहीं हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। वह भी मुस्कुराई। उसकी आंखें सहसा भावनापूर्ण हो उठीं। उस एक क्षण में मुझे उन आंखों में ना जाने कितना कुछ दिखाई दिया। करुणा, शोभ, ममता, आर्द्रता, ग्लानि, भय, असमंजस और स्नेह। उसके होंठ कुछ कहने के लिए कांपे, लेकिन कांप कर ही रह गए। मैं भी चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ क्षणों के लिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है और मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था और आगे क्या कहना चाहता था। सहसा उसकी आंखों में फिर वही सूनापन भरने लगा और क्षण भर में ही वह इतना बढ़ गया कि मैंने उसकी तरफ से आंखें हटा लीं। बत्ती के पास उड़ता कीड़ा उसके साथ सटकर झुलस गया था। बच्ची नींद में मुस्कुरा रही थी। खिड़की के शीशे पर इतनी धुंध जम गई थी कि उसमें अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था। दो एक बत्तियां तेजी से निकल गईं। मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया। बाहर से आती बर्फानी हवा के स्पर्श ने स्नायुओं को थोड़ा सचेत कर दिया। गाड़ी एक बहुत नीचे प्लेटफॉर्म के पास आकर खड़ी हो रही थी।